वेलकम टू रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कि आज हम लोग विज्ञान का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। इस चैप्टर से दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन है, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक तथा मानव निर्मित किसी एक वस्तु का वर्गीकरण कीजिए। जैसे मानव निर्मित वस्तु जैसे रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया, कुर्सी हो गया। इस किसी एक वस्तु के बारे में वर्गीकरण भी करना है इसमें, किसी एक वस्तु का। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर हम लोग करेंगे। मानव निर्मित वस्तुएं, हेडिंग डालने के बाद मानव निर्मित वस्तुएं वह होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा स्वयं अपने बुद्धि कौशल द्वारा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, लकड़ी इत्यादि। मोटरसाइकिल, साबुन, कपड़ा, रेशम, प्लास्टिक। अब प्राकृतिक वस्तुएं क्या है? जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं, जैसे जैसे नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधा इत्यादि। चलिए दोस्तों देखते हैं हम मानव निर्मित एक वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या। साबुन एक मानव निर्मित वस्तु, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में नहाने तथा वस्त्रों को स्वच्छ रखने में किया जाता है। कुछ रासायनिक साबुन बीमारियों को ठीक करने में प्रयोग किए जाते हैं। विशेष चर्म रोग के लिए अनेक प्रकार के साबुन बनाए जाते हैं। कठोर साबुन, पारदर्शक साबुन, मृदु साबुन, कार्बोलिक साबुन। साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको चलिए दोस्तों देखते हैं। साबुन वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। कास्टिक सोडा के साथ क्रिया के कारण तेल ग्लिसरीन तथा अम्ल में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत कम कास्टिक सोडा प्रयोग में लाते हैं। बचा हुआ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड तेल से प्राप्त अम्ल से क्रिया कर सोडियम लवण बनाते हैं। इसे साबुन कहा जाता है। प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? चलिए दोस्तों तो देखते हैं। एक कांच के बीकर में लगभग 20 ग्राम कास्टिक सोडा लें तथा 100 घन सेंटीमीटर पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब दूसरे बीकर में तेल उसी 60 सेंटीग्रेड तक गर्म करें। अब बर्नर पृथक कर लें। गर्म तेल में घोल को मिलाते जाएंगे। साथ साथ दोनों घोलों को लकड़ी के छड़ से हिलाते रहें जबकि बीकर जेलीनुमा ठोस दिखाई न देने न लगे तो इनमें नमक का संतृप्त घोल डालें। अब भलीभांति हिलाएं और आप देख सकते हैं कि सफ़ेद साबुन उसकी सतह पर दिखाई देने लगता है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न आकृतियों में सांचे में ढालकर अपनी आकृति साबुन की बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों पूछा जा सकता है हमारे इस चैप्टर से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से। जैसे दोस्तों सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद अंतर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग परीक्षा में कैसे लिखते हैं? जैसे अंतर का आधार सजीव निर्जीव, निश्चित आकार तथा माप। सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। सजीव वस्तु का आकार निश्चित होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं की आकार एवं अनिश्चित होता है, आकृति एवं आकार अनिश्चित होता है। और आगे देखते हैं कोशिका संरचना। सजीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। निर्जीव की रचना कणों से अथवा विभिन्न भागों जुड़ने से होती है। इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। शारीरिक संगठन। सजीव में शारीरिक संगठन अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है। निर्जीव के आकार का गठन इसके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों को जोड़ने से होता है। जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों में जहाज की संरचना होती है। उपापचय सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रिया हर समय होती रहती है। निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होती है। श्वसन। सजीव में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। पोषण।
सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है, दोस्तों देखते हैं। सजीव के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। सजीव व्यक्ति के अंदर क्या क्या या जानवरों के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, उनको चलिए दोस्तों देखते हैं। सजीव जीवधारियों में कुछ विशेषता लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं में पृथक किया जाता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे दोस्तों निश्चित आकार एवं माप, कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, उपापचय, श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, गति, संवेदनशीलता तथा अनुकूल प्रजनन, जीवन चक्र। अगला क्वेश्चन हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, पौधों एवं जंतुओं में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए कि पौधों एवं जंतुओं में क्या समानता है, क्या अंतर है। तो हम लोग हेडिंग डालें जंतुओं एवं पौधों में समानता एवं अंतर। तो हम लिख सकते हैं इसमें हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं। कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं कहीं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं छोटे बड़े जंतु पाए जाते हैं। जंतु एवं पौधों में समानता तथा अंतर को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं। जंतु एवं पौधों दोनों में गतिशीलता होती है। पौधों एवं जंतुओं दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं दोनों में वृद्धि का गुण होता है। जंतु एवं पौधों दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, अनुकूलन क्या है। हम लोग दोस्तों अनुकूलन, हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, इन्हें थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं, मछली, कछुआ इत्यादि, ये जल कल्चर है। कुछ जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं जैसे कछुआ, मेढक उभयचर कहलाते हैं। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं, नभचर कहते हैं जैसे कौवा, गौरैया, गिद्ध इत्यादि। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि तल पर पाए जाते हैं परंतु कुछ पौधे पानी में भी वसा करते हैं जैसे जलकुंभी, कमल इत्यादि। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है लेकिन जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है उसका वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। जीवधारी में निम्नोक्त कारणों में अनुकूलन होता है जैसे भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस तरीके से पूछ सकता है उसका उत्तर हम कैसे दें। जैसे जलीय पौधों तथा जानवर क्षय होने से कैसे बचें। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न परिवेशों में जंतु एक पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित रखते हैं। जैसे तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछली, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ तैरते हुए पौधे दिखाई देते हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली का शरीर नाव के आकार का होता है, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, बीच वाला भाग चौड़ा होता है। इस तरह आकृति धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर तैरने में सहायता होती है। मछली के शरीर का पंख इसकी सहायता से यह तैरती है। मछली को पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। मछली में सांस लेने हेतु फेफड़े के स्थान पर गलफड़े होते हैं। गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। मछली के मुंह में जल प्रवेश करता है और गलफड़ा से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं और मछली में श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएगी। उसी तरह मेढक है, मेढक और बत्तख भी सेम उसी प्रक्रिया से रह सकते हैं लेकिन मेढक को बाहर निकालने पर वह चल सकता है।
आगे क्या है चलिए दोस्तों देखते हैं। जलीय जंतु में भली भांति कुछ पौधे भी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि इनकी पत्तियां हरी या चपटी हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इसमें पत्तियों गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरित होने के क्या कारण हैं? हम लोग देखते हैं चलो दोस्तों। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ न जाए इसके लिए पत्तियाँ कांटे के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसे संरचनाएं जल की हानि को कम करती है और चरने वाले जंतुओं से पौधे की रक्षा भी करते हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व मछली अपने मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्र और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। आगे देखते हैं दोस्तों किस टाइप से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? चलिए दोस्तों हम लोग देखें जैसे वायु, जल, मिट्टी, लवण इत्यादि। हम लोग क्रम वाइज देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं वायु। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। वायु में विभिन्न गैस की मात्रा निश्चित है। इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीव हेतु आवश्यकता परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं। जैसे जल को हम प्राकृतिक संसाधन जल को देखते हैं किस तरह हमारे जीवन में कार्यरत होता है। जल प्रकृति की सबसे अमूल्य संपदा है। पृथ्वी ग्रह की जीवन दायिनी विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। जल 75% भाग है। मिट्टी अथवा भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, औषधि, लकड़ी इत्यादि पूर्ति होती है। लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। इन खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अनवीयकरणीय या पारंपरिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। नवीकरणीय या गैर पारंपरिक, सौर विकिरण, हवा, नाभिकीय विघटन। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं से किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे कीटों में उड़ने हेतु अनुकूल की विशेषता कीजिए। अनुकूलन किस प्रकार होता है? जीव एकदम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वह अपने शरीर या जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सकें। किसी स्पीशीज की बहुत बड़ी संख्या में शायद कोई एक जैसा जीव होगा जो दूसरे से कुछ भिन्न होगा। यह जीवन अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण की परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। कुछ कीटों के उदाहरण लें। जब कोई कीटनाशक जैसे टीटीडी डाला जाता है तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों की उस बड़ी संख्या में कुछ ऐसे भी कीट हों जिन पर डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह कीट वृद्धि करते हैं और इनमें प्रजनन होता है।
यदि इस प्रकार प्रतिरोध कीट का प्रजनन करें तो शीघ्र ही उस क्षेत्र में प्रतिरोधक कीट की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस नई संतति पर डीटी जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम वातावरण से अनुकूल होना कह सकते हैं। बहुत ही कीट जन्म से ही वातावरण के ताप के अनुकूलित होते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता है। यह कड़ी ठंडी में कपड़े पहनकर या ठंड ढककर इनका बचाव न किया जाए तो जीवित नहीं रह पाएंगे। और हम लोगों से अगला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, सजीव वस्तुएं क्या है। हम लोग जैसे पीछे पढ़ चुके हैं, सजीव वस्तु वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतना का एहसास प्रकट होता है, सजीव कहलाता है। जिन वस्तुओं में यह चेतना पाई जाती है वह सजीव वस्तु कहलाती है, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे दोस्तों सजीवों के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन बताइए। दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे निश्चित आकार का माप, कोश का संचार, शरीर उपचार। अगला क्वेश्चन किस टाइप महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। ऐसे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थ के प्रचुर भंडार हैं, संसाधन के रूप में हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, ऊर्जा, जल, वन जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। स्वनिर्मित वस्तुओं के उदाहरण बताइए। स्वनिर्मित वस्तुओं के उदाहरण निम्न हैं, जैसे कामानीदार तुला, भौतिक तुला, मीटर पैमाना, सेल चलित खिलौना, विद्युत मोटर, बैरोमीटर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, स्वर्ण विद्युतदर्शी, कैमरा, परख नली, होल्डर, विभिन्न प्रकार के स्टैंड इत्यादि। दोस्तों अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा मापी, यह स्वनिर्मित वस्तुओं के उदाहरण स्वतः निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमें किसी मानव निर्मित वस्तुओं के उदाहरण बताइए। जैसे मानव निर्मित वस्तु मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्पर, रेशम, प्लास्टिक इत्यादि। जीवधारियों में अनुकूल के कारण क्या है। जीवधारी क्यों अनुकूलन है। जीवधारियों में अग्रवता कारण से अनुकूलन होता है, जैसे भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा। जल में रहने वाले 3 जंतुओं एवं 3 वनस्पतियों के नाम, जैसे जंतु के नाम मछली, कछुआ, मगरमच्छ। वनस्पति क्या है, शैवाल, कवक, मांस। जल पौधों को क्या कहा जाता है। जलीय पौधे को जल द्रवित कहा जाता है। यह दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन में से पूछ सकता है 1 नंबर में। आगे दोस्तों देखते हैं, पक्षियों के लिए देशांतर का क्या महत्व है। पक्षी भी मनुष्य की भांति अपनी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अनुकूलन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह परिवर्तन ही उनके देशांतर के महत्व को समझाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है। रेगिस्तान में ऊंट सामान पहुंचाने तथा यातायात के संसाधन के रूप में बहुत ही अधिक उपयोग किए जाते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, गद्देदार होते हैं। इनके पैर में ये लक्षण होते हैं कि मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने तथा दौड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे शारीरिक में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जा सकती है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। दोस्तों आँख, कान, नाक, जीभ इत्यादि। दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में जिसका इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो हमारे सेमेस्टर की वीडियो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।